बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को और स्वागत है नमस्कार। आज के कार्यक्रम में। तो आज हम फिर से आपके बीच उपस्थित हुए हैं अनुकुंज का कार्यक्रम गूंज समाज की इस कार्यक्रम को लेकर के। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस विशेष कार्यक्रम में हम आपकी जो मुलाकात है बहुत विशिष्ट व्यक्तित्व से कराते हैं और आज भी कुछ ऐसा ही है। और आज 31 जुलाई है और 31 जुलाई बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर दो कारणों के लिए। एक तो मुंशी प्रेमचंद जी जो हिंदी साहित्य के तपस्वी मुंशी प्रेमचंद जी, उनका जन्म तिथि आज 31 जुलाई 1880 को उनका वाराणसी में जन्म हुआ था। और उन्होंने निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान जैसे लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास लिखे और 300 से अधिक कहानियां लिखी। उनको आज उनके जन्मदिन पर हम लोग बहुत प्रणाम करते हैं अनुकुंज की तरफ से। और इसके साथ ही जो शहीद उधम सिंह जी हैं, उनका आज मृत्यु तिथि है और उनकी आज मृत्यु हुई थी आज के दिन 1940 को 31 जुलाई को उनका देहांत हुआ था। आज के दिन आज हम उनको भी याद करते हैं और उनको भी बहुत प्रणाम करते हैं अनुकुंज की ओर से। इसके साथ ही ओलंपिक्स चल रहे हैं टोक्यो में और जितने भी हमारे खिलाड़ी वहां पर जोर शोर से अपनी पूरी जान लगा रहे हैं अपने भारत का नाम ऊंचा करने के लिए, उनके साथ हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। जो लोग जीत गए हैं उनको बहुत हमारी तरफ से बहुत प्रणाम है कि उन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया। और जो लोग अभी भी जूझ रहे हैं उनको भी अनुकुंज की ओर से बहुत प्रणाम है। और आशा आप लोग देख रहे होंगे खेल। ऋचा प्रियदर्शनी जी आज उपस्थित हो गई हैं, प्रणाम है आपको। तो एक स्वामी विवेकानंद जी की एक विचारधारा थी, उससे शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। उन्होंने लिखा था, बोला था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। किसी चीज से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। ये निर्भयता ही है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। ज्ञान स्वयं में वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। और ये जो मैं स्वामी विवेकानंद जी के विचारधारा आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसका एक विशेष कारण है, क्योंकि जो आज की अतिथि हमारे बीच में उपस्थित होने वाली हैं वो आदरणीय श्री लक्ष्मी कांता चावला जी हैं। और अक्षरशः जो मैंने अभी आपको पढ़कर बोल सुनाया स्वामी विवेकानंद जी के विचार, उन सारी चीजों को उन्होंने अपने जीवन में उतारा है। जिस तरीके से एक व्यक्तित्व में निर्भयता होनी चाहिए, जितना इंसान को निर्भय होना चाहिए, निडर होना चाहिए और बेबाक होना चाहिए, वो सारे गुण उनके व्यक्तित्व में हैं। उन्होंने उसी तरीके से अपने जीवन को जिया है। दिल और दिमाग के टकराव में उन्होंने दिल की सुनी है और किसी की नहीं सुनी। और ऐसे रहना, ऐसे जीना बहुत मुश्किल बात है, बट उन्होंने जिया है अपने जीवन को। और उनकी जो मुलाकात करा रही हैं वो हमारे अनुकुंज की राज्य प्रभारी, जो कि पंजाब की राज्य प्रभारी हैं, आप सब जानते हैं, श्रीमती नीलम प्रभा देवगन जी। उनके खुद की कविताओं में इतने क्रांतिकारी विचार हमको मिलते हैं और इतनी अच्छी तरीके से वो लिखती हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में कविताएं। वो आज उनके साथ आप लोगों को मिलवा रही हैं और क्योंकि वो उनको पिछले 40 सालों से जानती हैं। मैं इन दोनों महान व्यक्तित्व को यहाँ पे आमंत्रित कर रही हूँ और उनका स्वागत करती हूँ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, आदरणीय नमस्कार। लक्ष्मीकांत कांता चावला जी और श्रीमती नीलम प्रभा देवगन जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और तो मैं आपको ये मंच सौंप रही हूँ और मैं बीच बीच में आऊंगी, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके बारे में बताने के लिए, उनके कमेंट्स बताने के लिए। तो अभी फिलहाल मैं जिनके कमेंट्स देख पा रही हूँ, ऋचा प्रियदर्शनी जी जुड़ी हैं, सरोजनी कौशिक जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, सरोज कौशिक जी, नमिता पैकरे जी जुड़ चुकी हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, मैं बहुत प्रणाम करती हूँ। और नीलम जी, मैं मंच आपको देती हूँ, आप संभालें जी। धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ अनुगूंज की, और जितने भी श्रोताजन जुड़ने जा रहे हैं हमारे साथ उन सभी का भी धन्यवाद और सभी का स्वागत है। और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं मैडम लक्ष्मी कांता चावला जैसी
बहुगामी बहुआयामी शख्सियत के साथ आज आपका साक्षात्कार करवाने जा रही हूँ। मुझे इस बात का भी बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि मैं पिछले लगभग 40 साल या उससे भी ज़्यादा से मैडम चावला से जुड़ी हूँ, और जो वो ज्वाला है एक तरह से, कुछ चिंगारी मैंने भी उनसे हासिल की है। तो समाज में उनका काम, राजनीति में उनका काम, शिक्षा जगत में उनका काम, पिछड़े दलितों और शोषितों के लिए उनका काम, और उग्रवाद के वक्त में सिंह की तरह दहाड़ने वाली एक आवाज, पंजाब की रानी लक्ष्मीबाई जिनको हम कहते हैं। मेरे पास विशेषण नहीं है कि जिनमें मैं उनके व्यक्तित्व को डाल पर सकूं, मेरी प्रार्थना है कि ज्यादा विशेषण डाल सकूं। तो मैं पूछूंगी लक्ष्मीकांता जी से कि उनके जीवन में ऐसी शुरुआत में ही, बचपन में क्या बात हुई कि अपने से ऊपर उठकर दूसरों के बारे में उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। अनुगूंज आज मेरी आवाज को भी गुंजायमान करके दर्शकों पाठकों तक पहुंचा रही है, और चक्रवर्ती जी का भी और उसके बाद नीलम जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे सबसे एक ही कहना है कि नीलम जी कुछ मेरी तारीफ ज्यादा कर जाते हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा ना, दिल से जुड़ो, तो ये दिल से मुझे चाहती हैं, उसका यही कारण है। जानबूझकर कोई नहीं करता। मेरा ख्याल है जब सरदार भगत सिंह जी ने 5 वर्ष की आयु में ये कहा था कि मैं पिस्तौलें उगाऊंगा और अंग्रेजों के साथ लड़ूंगा, तो भी उनके अंतर मन से ये आवाज निकली थी, या उनके पूर्व संचित पिछले जन्मों के संस्कार थे। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। अन्यथा मैं जिस घर पे जन्मी, मुझे आज लगता है वो सचमुच क्रांतिकारी थे। हालांकि कोई आजादी की लड़ाई में उन्होंने क्रांति नहीं की थी, पर जो परिवार उस बेटी के जन्म पर, जिस बेटी के जन्म से पहले 1 साल उस परिवार का बेटा दुनिया से जा चुका हो, उसके बाद जो बेटी आती है उसको लक्ष्मी नाम देते हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। उस समय के रीति के अनुसार 1942 में गली मोहल्ले वालों से तो कहते हैं यही आवाज आई थी, लड़का चला गया, लड़की आ गई, पत्थर आ गया, इसी घर में आना था। लेकिन मेरी दादी मेरे पिता से भी ज्यादा ओजस्विनी थी। उसने ये कहा था, खबरदार किसी ने मेरी बेटी को पत्थर कहा, मेरे घर तो लक्ष्मी आई है। आप हैरान होंगे, मेरे पिता ने नाम रख दिया सवा लखी। 1.25 लाख लोगों ने समझा बड़ा माल आ गया इनके बाद। उसके बाद एक बहन और पैदा हुई, उसका नाम 1.25 करोड़ रख दिया। अब इससे 1.25 लाख या 1.25 करोड़ रुपए तो नहीं, पर हम अपने माता पिता के लिए कितने कीमती थे। इससे लगा कि जो संस्कार दिए, दादी की हाथ की उंगली तो बहुत थोड़े वर्ष में ली, लेकिन पिता माता ने जो संस्कार दिए, उन्होंने ये सिखाया था कि सबसे मीठा बोलो, विद्या पढ़ो, किसी से कोई वस्तु उधार भी ना लो, और सारी जीवन की मर्यादाएं, मर्यादा का मतलब कोई देखा नहीं थी, बंधन देखा नहीं थी। लेकिन जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, क्योंकि बात स्वामी विवेकानंद जी ने शुरू की, उनसे ही शुरू हुई, तो उन्होंने अमेरिका में भाषण देते हुए कहा था कि मैं चाहता हूँ मेरे देश की महिलाएं अमेरिका की महिलाएं जैसे बने, शिक्षित, प्रशिक्षित, पर उनके जो कदम हैं वो हिंदुस्तान की धरती से जुड़े रहने चाहिए, उनके हृदय में हिंदुस्तानी रहना चाहिए। तो उन संस्कारों में पलते बढ़ते पता नहीं क्या था, बचपन से ही जब मैं स्कूल में थी, 13 साल की उम्र थी, लेकिन स्कूल में खुद झाड़ू भी लगाना, सारे छोटे मोटे काम करने, और अगर स्कूल के प्रबंधक कुछ ऐसा कहते थे जो मुझे लगता था अनुचित है, यानी लड़कियों पर प्रतिबंध, तो पता नहीं क्यों मेरे खून में ऐसा था, मैं उसका विरोध करती थी। और मैंने आज तक 12 साल की आयु से लेकर आज तक ये स्वीकार नहीं किया। इसका कारण मेरे माता पिता के संस्कार रहे कि कोई चीज मुझे इसलिए ना मिले कि मैं लड़की हूँ, या कोई शिक्षा मैं इसलिए ना पा सकूं कि मैं लड़की हूँ, या कहीं मुझे जाना है किसी मंदिर में तो मुझे कोई रोक दे, आज भी रोकते हैं कई मंदिरों में कि तुम महिला हो, नहीं जा सकती। या गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में LLB करते जाना है तो वो कहते जी तुम महिला हो, नहीं आ सकती। मुझे ये प्रतिबंध, ये बाधाएं बिल्कुल पसंद नहीं थी।
11 साल की आयु थी या 12 की पता नहीं। मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि मैडम पहली छात्रा थी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में लॉ की डिग्री हासिल करने वाली। इनसे पहले वहाँ पे लेडीज के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं था और इसके लिए भी इन्होंने संघर्ष किया और वहाँ पे दाखिला लिया। तो मैडम आप ये बताएं कि सबसे पहली आपकी जो क्रांतिकारी होने की सबूत किस घटना से हम ले सकते हैं? देखो ये घटनाएं तो बहुत छोटी छोटी हैं। बचपन की अब देखो ना, मैं 16 वर्ष की थी, मैट्रिक की परीक्षा दी। घर की हालत ऐसी थी, उसी समय मुझे एक स्कूल में नौकरी करनी पड़ी। मेरी 8वीं की विद्यार्थी, वैसे आप कहिए 10वीं वाला 8वीं को क्या पढ़ाएगा, 30 रुपया महीना यानी 1 रुपया रोज मिलता था, जैसे कैसे पढ़ाती थी। मुझे पता लगा उसकी शादी होने लगी है हमारे ही इलाके में किसी से जो 40 साल से बड़ा है और उस लड़की से बड़े बड़े उसके बच्चे हैं। मुझे ये बात जची नहीं, तो मैंने अपने शहर की एक सामाजिक संस्था ढूंढी, उनको जाके बताया, लड़की की शादी रुक गई और वो सब इकट्ठी होकर मेरे घर में धन्यवाद करने आ गई। तो मेरे माँ बाप को भी पता लग गया कि मैंने ये गलती की है। उस हिसाब से गलती थी, तब कहते थे किसी की गरीब की बेटी की शादी हो रही है तो होने दो, पर ये अनमेल विवाह कैसे होने देते। उसके बाद उन्होंने मुझे, उनको कुछ लगा कि मेरे में कुछ स्पार्क है, उन्होंने मुझे अपनी स्त्री सहायक सभा का मेंबर बना लिया। तब मैं 16वें और 17वें वर्ष के बीच में थी। बस तब से चलता चलता फिर आगे बढ़ते गए। तो मैडम उग्रवाद के जमाने में, जबकि पता ही नहीं चलता था कि जो लोग सुबह घर से निकले हैं वापस आएंगे या नहीं, और जिस तरह से फायरिंग होती थी इनडिस्क्रिमिनेट, कि उसमें हिंदू भी, बच्चे भी, औरतें भी, सिख भी, कोई भी मारा जा सकता था और मर्द भी घर से बाहर निकलने से डरते थे। आपकी एक आवाज इतनी बुलंद थी। पर मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मर्द भी डरते थे। मर्द डरते तो लड़कियों को डरना चाहिए। डरता कोई भी है, आदमी भी, स्त्री भी, सभी की कहने का मतलब है सभी सहमे सहमे रहते थे, पर आपने अपने हौसले को कभी कम नहीं होने दिया। उसके बारे में कुछ बताइए। एक लक्ष्य था सामने। उन दिनों यही खबर आती थी, अमुक गांव में गोली चल गई, अमुक सीमा क्षेत्र में चल गई, फिर शहर के इलाकों में चल गई। हालत ये हो गई थी कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता था। अब उन परिवारों के पास कौन जाएगा। हमारे यहाँ एक गांव में 4 लड़कों को मार दिया और उसके बाद लिख के रख गए कि जो इनके संस्कार पे जाएगा, इनके परिवार में शोक प्रकट करने आएगा, उसका परिवार भी मार देंगे। अगर तो आप इंसान है तो आपको दर्द होगा, आप दौड़ के वहां पर जाएंगे। पर उन दिनों एक बड़ा अच्छा हो गया, अकेले होने से तो शायद कोई ना लड़ सकता। पंजाब में उन दिनों राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का गठन हुआ था। तो जो लोग चाहते थे ना कि हम आतंकवाद के विरुद्ध लड़े, आवाज उठाएं, तब तो कोई बोलता नहीं था। तरन तारण में एक कागज लग गया, शायद आप लोग पसंद करें ना करें, वो किस आतंकवादी ने लगाया कि वो साधारण गंदे से कागज पर लिखा हुआ था कि सीआरपी के जवानों को जो अपने ट्यूबवेल से पानी देगा या उनके खेत की एक मूली भी सीआरपी वाले ले जाएंगे तो देने वाले का परिवार मार दिया जाएगा। उस दहशत भरे वातावरण में अंदर से आत्मा कहती थी चलो हम भी चले। लोगों ने तो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है और बड़ा श्रेय जाता है ये राष्ट्रीय सुरक्षा समिति को। पूरे पंजाब का गठन था और मेरे पास मेन काम था प्रचार का, पीड़ित परिवारों के पास जाने का। और हम एक ही काम करते थे कि पंजाब के लोग पंजाब में रहे, उनको लगे उनकी आवाज कोई तो है ना। 14 साल लगातार, पहले तो जो कटे फटे गोलियों से ढूंढे हुए लोग, उनको संभालना, उनके परिवारों के पास जाना। और मुझे आप कुछ भी कह सकते हैं, मेरे को सरकार ने ना तो बहुत बड़ी सुरक्षा दे दी। ये सिमरनजीत सिंह मान जो अलग खालिस्तान की बात करता था, एक बार हमने उसके घर के बाहर माल रोड पे धरना लगाया। 200 से ज्यादा महिलाएं थी और ज्यादा उसमें वो थी जिनके पति पुत्र आतंकवादियों ने मारे हैं। श्रीमान जी पता नहीं घर में थे कि नहीं थे, घर से नहीं निकला। और उस दिन अमृतसर में ऐसी दहशत थी, 89 की बात है, पता नहीं आज क्या हो जाएगा। और पुलिस ने भी वहीं से मेरा मोपेड उठाया और मुझे जिप्सी में डाल दिया। पहले मैं उनकी जिप्सियां छोड़ के भाग जाती थी। हम लोग क्या करते थे, वही रहता था कि कोई बच सके तो उसको बचा लो। मैं तो रात को अपने सुरक्षा साथियों को साथ लेके
अमृतसर के चारों ओर घूमने के लिए जाते थे कि अगर कोई आतंकवादियों के हाथ में फंसा या अपहरण होता हुआ वो गाड़ी बस, तो हम उसको बचा सके। तो उससे ना ये तो लगता है जैसे भगवान ने संस्कार दिए, भगवान ने ड्यूटी लगाई। हालत ये है कि जिस घर में मैं इस समय बैठी हूँ ना, इसकी खिड़कियां बंद करके भी कोई गारंटी नहीं थी कि रात को कोई सीढ़ी लगाकर आतंकवादी आपके छत पर नहीं चढ़ाएगा। तो ऐसे हालत में मैं तो एक बात जानती हूँ, ये ईश्वरीय प्रेरणा होती है, ईश्वर का ही काम है, ईश्वरीय शक्ति है। जिस जमाने में कोई एक शब्द नहीं बोलता था, उस जमाने में लोगों को हमने इकट्ठे किया, लोगों ने अपना खून से हस्ताक्षर करके ये प्रण लिया कि हम लोग कभी पंजाब छोड़ के नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर एक बार पंजाब से सब लोग चले जाते तो वापस थोड़े लोगों ने आना था। आपने देखा है कि अब तो जो तो बड़े बड़े अमीर आदमी थे वो तो बाहर जाके सेटल हो गए, नया बिजनेस शुरू कर लिया, गांवों वाले शहरों में आ गए और शहरों में फिर कैंप लगाए गए, धर्मशालाएं दी गई। ये था कि कल को हालत अच्छे होंगे तो ये लोग अपने घरों गांवों में वापस चले जाएंगे। अगर हालत बिगड़ गए तो ये फिर कभी नहीं जाएंगे। पंजाब की सारी जो जनसंख्या है, जो यहाँ का ज्योग्राफी है, जिसको डेमोग्राफी भी कहते हैं, सारी खराब हो जानी चाहिए थी, हो जानी थी। मुझे लगता है कि उस समय के उस प्रयास से दो लाभ हुए। एक तो बहुत से लोग अपने घरों को वापस चले गए और एक पहले पंजाब सरकार ने लवारिस छोड़ दिया था, जिसके घर के 10 लोग भी मर गए उनको 2 किलो आटा भी सरकार नहीं देती थी। जो गांवों से आ गए उजड़ के, तो उजड़ के आए उनके बदले मार दिए। और कुछ ऐसे लोग थे जिनको कह दिया ये मकान हवाले कर दो, नहीं तो मार देंगे, तो वो भी आ गए, जमीन जायदाद छोड़ के आए, बेच के नहीं आए। तो उनको यहाँ पर रखना, उनका देख रेख करना, उनको वापस पहुंचाना, और उनको ये लगे। हमारे कुछ साथी ऐसे थे, एक हमारा गांव में पास में जगदेव कला, वहाँ 11 लोग एक ही रात में मारे थे और साथ में कह दिया था इनकी क्रिया करवाने के लिए कोई ज्ञानी पंडित नहीं जाएगा। फिर भी हमारे यहाँ के कार्यकर्ता जोशी जी आदि वहां गए, उन्होंने कहा मैं ब्राह्मण हूँ, उनको शहरों में लाए, उनकी अस्थियों का विसर्जन करवाया और उनका सारा क्रियाकर्म किया। कुछ नहीं मिलता था गाँव में जाने के लिए, तब भी वो अपने मोटरसाइकिल पर और एक ऑटो रिक्शा किराए लेके खुद चला के वहां पर गए। इस तरह एक ग्रुप था, एक जुनून था कि जो लोग मारे जा रहे हैं कम से कम उनके आंसू पूछने वाला तो कोई हो। हमने तो यहाँ ऐसे भी परिवार है, मेरे साथ एक सुरक्षा कर्मी है जिसके घर के 9 पुरुष सदस्य उसी समय मार दिए गए थे। और देखिए दुर्भाग्य है ना, पिछले दिनों आपने सुना कि सरकार 2 विधायकों के जो पहले मारे गए थे 35 साल पहले, उनके पोतों को नौकरी दे रही है। और पर ये जो बेचारे जिनके घर के 9 मारे गए, ये आज तक सिपाही की ड्यूटी करके एड़ियां रगड़ रगड़ के जी रहे हैं। ये विषमता पंजाब की थी ना। एक बार हम 12,000 लोगों को लेके गवर्नर हाउस पे पहुंच गए थे, उसके बाद इनकी पेंशन भी लगी, उसके बाद इनको राशन भी मिलने लगा और इनके परिवार के जितने लोग मारे गए हैं, मृतकों के परिवारों के एक एक व्यक्ति को गवर्नमेंट की नौकरी भी दी गई। पर बड़े लोगों को बड़ी नौकरी दी गई। नाम बताने लगूं तो शायद अच्छा नहीं लगेगा। एक बड़े अकाली नेता के बेटे की मौत हुई, उसके पोते को सीधा गेस्टेड पुलिस अफसर बना दिया, तो वो आज आईजी बना हुआ है। लेकिन सिपाही का जो सिपाही है, बहुत बड़े व्यापारी का बेटा वो सिपाही है। एक बार जगदेव कला के जो मृतक थे, उनके बड़ी बड़ी हवेलियां थी, उनको कहीं मेंटल हॉस्पिटल में वार्डन लगा दिया। इन विषमताओं के विरुद्ध जो लड़ना था ना, ये उस समय की सबसे बड़ी जरूरत थी। आपने हमेशा समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं उनके खिलाफ आवाज उठाई है, और विशेष तौर पर जितनी औरतें डोमेस्टिक वायलेंस या शादी के नाम पर जितने उनके साथ बेइंसाफी होती है, उसके खिलाफ बहुत आपकी बुलंद आवाज रही है। आपने एक एनजीओ भी चला रखी है शक्ति करके, तो उसके बारे में भी या उसके जो कुछ इंस्टांसेस हैं वो कुछ भाई शक्ति का जब 1999 में 89 में हमने प्रारंभ किया, तब उसकी जो आवश्यकता थी ना, आज वो बदल गई। मुझे लगता है आज हम लड़कियों को स्वावलंबी बना रहे हैं, सिलाई कटाई के सेंटर चला रहे हैं, कंप्यूटर सेंटर चला रहे हैं, जरूरतमंद लड़कियों को मशीनें दी जा रही हैं। पहले गरीब बस्तियों में सबको सिलाई मशीन देते थे कि ये आए कुछ सीखे, अपने हाथ से रोटी कमाए। पर एक बात कहने में बहुत दुख हो रहा है कि अब बहुत से लड़के भी ऐसे हैं जो
पारिवारिक कलह से, कलेश से दुखी होकर मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। और कल सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का एक फैसला आया, हाई कोर्ट का है, तो बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि आए दिन कोई भी लड़की ये कह देती है ये मुझे शादी के नाम पर ले गया, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। उन्होंने कहा अब ये केवल पुरुष का दोष नहीं है, महिला घर से जाती है तो अपनी इच्छा से जाती है, उसको कोई हथियार के बल पर उठा कर नहीं ले गया। मुझे कहने में दुख हो रहा है कि लड़कियां आज भी सामाजिक विषमताओं का शिकार है, भेदभाव का शिकार है। अब देखो ना, मेरे जैसी व्यक्ति जो उस समय पंजाब सरकार की मंत्री थी, हिमाचल प्रदेश के एक मंदिर में गई और मंदिर के अंदर जाते मुझे कह दिया गया कि ये अमुक बाबा जी की कुटिया में तुम नहीं जा सकती। मैंने पता क्या सोचा, हंसी में मैंने कहा जी मेरे बाल जरूर सफेद है, मैं मंदिर के ऊपर चढ़ सकती हूँ। और वो घूर के बोले पंडित जी, वो देखो क्या लिखा हुआ, पढ़ नहीं सकती कि महिलाओं का ऊपर जाना मन है। अब मुझे अपनी सरकार से, मैंने तब हिमाचल गवर्नमेंट को लिखा, पंजाब सरकार को विधानसभा में कहा थोड़ा दांत निकाल के सब छोड़ देते हैं। अगर मेरी जगह किसी को जाति के नाम पर कहा होता था तो मंदिर नहीं जा सकते, तो पूरे देश के राजनेता जो जाति की राजनीति करते हैं मेंढकों की तरह टर टर करते आ जाते। अभी कुरुक्षेत्र में मैं गई, दुर्भाग्य से मैं जाना नहीं चाहती थी, गई भाई की मृत्यु के पश्चात अंतिम क्रियाक्रम करने परिवार के साथ गई। वहां कार्तिकेय मंदिर के पास लिखा हुआ है कि महिला अंदर नहीं जा सकती। मैं तो धक्का मार के चली गई। और उसके बाद कितना अफसोस है, महिला विकास मंत्री हरियाणा को मैंने लिखा, मुख्यमंत्री आज जो है इनको भी लिखा, मानवाधिकार आयोग को लिखा, पहले शिमला के मुख्यमंत्री धूमल जी को लिखा, धूमल के साथ वहां के मानवाधिकार महिला आयोग को लिखा, कोई मेरी मदद पति है, क्योंकि उनको रोकने का मतलब हम कुछ बहुत खराब हो जाएंगे। तो कितना अंतर है। मैंने आज ही देश के एक बहुत बड़े व्यक्तित्व को लिखा है कि औरत से ज्यादा तो दलित कोई नहीं। आज भी लड़की ने अपनी मर्जी से शादी कर दी तो उसका गला घोट दो। अभी कल सोनीपत पे घटना हुई और पंजाब में भी होती रहती है। तो लड़कियों के प्रति मुझे तो दुख होता है। अब क्या कहूँ इस समय कि लड़की है का हाथ करती है आगे, पंडित जी इस पर मोदी बांध दो, तो वो कहते नहीं नहीं तेरा दाहिना हाथ नहीं है। जब लड़कियों में इतनी जरूरत नहीं आई कि वो कहे पंडित जी मेरा ही हाथ है, तब तक हम किस क्रांति की बात करते हैं। शक्ति तो हमने बनाई, कुछ परिवार भी बस आ गए, 13 साल से जो बिखरे थे उनको इकट्ठे कर दिया, उनको रोटी कमाने लायक भी कर दिया। और अब देखो हालत क्या लड़कियों की। काउंसलर हमारे मुख्यमंत्री जी बड़ा बड़ा बोर्ड लगाते हैं कि 50% महिलाओं को काउंसलर बढ़ा दिया, लेकिन 50% तो वो बन गई होंगी, लेकिन 98% तो पार्षद पति बन गए हैं, पति चलाते हैं। मैंने तो लिखा था उस दिन आपने तो मुख्यमंत्री जी 50% महिला को बनाया एक पार्षद, पर एक के साथ एक फ्री हो गया या पुत्र पार्षद। विजय यात्रा भी निकलती है तो पति निकलता है, पति निकलता है। और कोई भी ये करता है ना कलश यात्रा वगैरह मंदिरों में भी लड़कियां नंगे पांव जाए और किसी को कोई बंधन नहीं है। अगर किसी की अर्थी भी उठे ना बुजुर्गों की, तो बहुओं को कहेंगे तो नंगे पांव जाओ। यानी सारा धर्म कर्म उनको धर्म तक चलाने में है। हम चाहे जितनी मर्जी शक्ति बता दें, मेरा अपना अनुभव ये है, जब तक अंदर की ताकत नहीं जागेगी, मैं व्यक्ति हूँ, मैं वस्तु नहीं हूँ। आज तक भी हम वस्तु ही मानी जाती है। हिंदुस्तान की आधी औरतें आज भी महिला राष्ट्रपति और महिला प्रधानमंत्री बनने के बाद भी हिंदुस्तान की आधी से ज्यादा औरतें अपनी मर्जी से वोट भी नहीं डालती हैं आज ही। एक आपको और घटना बताती हूँ। अमृतसर में बहुत बड़ा मंदिर है दुर्गाना मंदिर, इन्होंने शनि मंदिर बनाया। शनि मंदिर के कहते थे हमने तो शिगनापुर की नकल की है और वहां लिख दिया महिलाओं का शिला के पास जाना मना है। जिस दिन मुझे पता लगा मैंने लड़ाई छेड़ी, लेकिन ये लड़ाई 2 महीने में खत्म हो गई। लेकिन यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की 2 साल चली थी, इवनिंग कॉलेज में लॉ करने के लिए। तो पर गुलामी मंदिर वालों ने तो छोड़ दी, विरोध को नहीं सह सके। पर मैंने वहां चल के महिलाओं को कहा आओ भाई अब चढ़ाओ तेल शरीर पर। कहती जी पहले लिखा था यहाँ कि औरतें नहीं आ सकती। मैंने कहा पहले लिखा था ना भाई, अब तो नहीं लिखा। नहीं जी पाप लग जाएगा। तो वो जो पाप सावित्री बाई फुले के टाइम पर कहते थे ना कि लड़की ने अगर शिक्षा कर ली तो उसका पति या पुत्र बनेगा, वही पाप आज भी लोगों की बात में है कि मैंने यहाँ ऐसे कर दिया तो मेरे बच्चों को कुछ हो जाएगा, मेरे पति को हो जाएगा।
दूर क्या जाना है, काउंसलर महिलाओं में इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपने पति को कह सके, क्योंकि घर की शांति की गारंटी उनकी है। बच्चों को पालना है, बच्चों की शादी करना है, पति ने इलेक्शन में पैसा लगाया है, पति जवाब देगा। अमृतसर जैसे पंजाब से अग्रेसिव स्टेट में भी काउंसलर महिलाएं जो काम करती हैं वो 2% से ज्यादा नहीं है। बाकी तो प्रॉक्सी से काम होता है, कहीं कहीं तो उनका हस्ताक्षर भी करते हैं। स्टैंप तो पुरुषों की जेब में रहती है। तो ये जब तक अंदर से ताकत नहीं आएगी, और ये ताकत किसी दूध से, दही से, हल्दी से, इम्यूनिटी बनाने वाली दवाइयों से नहीं आनी, ये विश्वास से आनी है, आत्मा से आनी। आदरणीय, आपके विचार बहुत स्पष्ट हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी बातें सुनकर के ही हमारे अंदर एक शक्ति का प्रवाह हो रहा है सबके अंदर। और लेकिन सिर्फ एक बात बोलनी है नीलम जी, कहीं से ट्रैफिक की आवाज सुनाई दे रही है, मोटर गाड़ियों की आवाज सुनाई दे रही है। अगर कोई खिड़की वगैरह खुली हुई है तो उसको बंद करने का प्रबंध करा लें। और शायद ऐसा तो नहीं है कि 2 मोबाइल फोन आसपास रखे हुए हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि दोनों ओपन है? मतलब जैसे है ना, कोई और इंस्ट्रूमेंट तो पास में नहीं रखा ना, डिवाइस पास में नहीं रखा हुआ है ना जो कि ओपन हो। थोड़ी सी आवाज में डिस्टरबेंस है। और तो एक बार ये देख लीजिए कि एक तो विंडो वगैरह बंद करा दीजिए, और अगर कोई मोबाइल फोन ऑन है तो उसको बंद कर दीजिए। बस ये 2 रिक्वेस्ट हैं। और मैं साथ में ही जितने श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं और जिनके कमेंट्स हम देख पा रहे हैं, आदरणीय लक्ष्मीकांता जी, मैं थोड़ा-सा बीच में विघ्न डाल करके मैं ज़रा उनके नाम पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि श्रोताओं ने भी आपके लिए बहुत सुंदर-सुंदर लिखा है। तो ऋचा प्रियदर्शिनी जी, सरोज कौशिक जी हैं, नमिता पैकरे जी हैं हमारे साथ, और नीरू मेहता जी हैं, और रीता चौधरी जी हैं हमारे साथ, पूनम शर्मा जी हैं, जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, शोभना तनेजा जी हैं, और माला चावला जी हैं। माला चावला जी ने लिखा है, बहुत प्रेरणा मिलती है, मन से पूरी तरह समाज को समर्पित हैं। ओके, वो लोग अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। रेखा डोलिया जी हमारे साथ हैं, सीमा गुलाटी जी हैं, उन्होंने लिखा है, आप जैसे लोग समाज के लिए रोल मॉडल हैं। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्राम सुन रहे हैं, बट मैं सोच रही हूँ कि उनके सामने ही आपके कमेंट्स पढ़े जाए तो ज्यादा अच्छा है, बेहतर है। सरोज कौशिक जी ने भी कमेंट किया है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। शालू राय सिंघानी जी, बहुत स्वागत है आपका। राकेश शर्मा जी, मंजुला श्रीवास्तव जी, और शोभना तनेजा जी। तो चलिए थोड़ी सी फिर मैं बात आप लोगों के साथ कर लेती हूँ। एक एक विचार आ रहा था, जैसे अभी वो लोग कनेक्ट होंगे तो अभी हम कनेक्ट करते हैं। तो एक विचार ये आ रहा था कि एक दिन तो हम लोग 14 अगस्त और 15 अगस्त में एक दिन तो हम लोग कराएंगे मैराथन काव्य सम्मेलन, जिन लोगों ने भी कस्तूरी में अपनी कविताएं दी हैं। और एक दिन मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा था, आप लोग बताइएगा कि वो विचार कैसा है। तो जब हम आजादी की बात करते हैं तो किस किस क्षेत्र में आजादी की कमी रहती है हमारे हिंदुस्तान में? बोला जाए तो महिलाएं सबसे पहले हैं कि उनको आजादी नहीं मिलती। पत्रकारिता की आजादी नहीं है हमारे हिंदुस्तान में। और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं। ऐसे क्षेत्र आइडेंटिफाई करके आप लोग हमें बताइए कि जहाँ पे ये महसूस होता है इंसान को कि आजाद भारत में भी उसके लिए आजादी नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो हम ऐसे क्षेत्रों के लोगों को उस दिन बुलाना चाहते हैं और उस दिन उनसे बात करना चाहते हैं कि जहाँ जिस दिन आजादी का दिन बोला जाता है, तो आजादी का आपके जीवन में या आपके जैसे और लोगों के जीवन में आजादी का क्या मूल्य है, और अभी तक आप अपने आप को आजाद मानते हैं कि नहीं आजाद भारत में? तो ये एक विचारधारा चल रही थी, इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए कि इस भारत में ऐसे कौन-कौन से क्षेत्र हैं जहां पर एक इंसान खुद को आजाद नहीं मानता? जी मंजुला जी, तो पत्रकारिता मेरे दिमाग में भी आई थी, स्त्री मेरे दिमाग में आई थी। आप लोग भी और बताइए, और कौन-कौन से क्षेत्र में कोई कोई इंसान या कोई खासकर उस व्यवसाय से जुड़ा हुआ इंसान, हालांकि कॉर्पोरेट्स में जो काम करते हैं वो भी आजाद नहीं है। तो कॉर्पोरेट्स में जो लोग काम करते हैं, डिसीजन मेकिंग में आजादी नहीं होती,
क्योंकि डिसीजन मेकिंग में कहीं पे उनके थॉट्स, उनके विचारों को रोका जाता है, और जिस तरीके से वो अपने थॉट्स को डाल करके काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, तो वहां पर उनकी भी आजादी में खलल पड़ता है। तो ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं, आप लोग भी सोचिए और जरूर बताइए हमको, क्योंकि ये एक अलग तरह का प्रोग्राम है जो करना चाहते हैं हम अनुकुंज में, और ऐसे सब लोगों को बुला करके जो कि दबंग तरीके से अपनी बात को रख सके, निडर तरीके से, जैसे स्वामी विवेकानंद जी का विचार हमने सुनाया था। आप लोग थोड़ा सा जुड़े रहिए, मैं आप लोगों के साथ जुड़ती हूँ। मैं जरा उनका कहीं पे प्रॉब्लम हो गई है, वो लोग डिस्कनेक्ट हो गए हैं, उनको दोबारा से कनेक्ट होना पड़ेगा। मैं एक बार मैसेज देती हूँ उनको, आप लोग एक बार जुड़े रहें हमारे साथ। सॉरी, आप लोग, इंटरनेट हाँ, की वजह डिस्कनेक्ट से। हो गए थे। जी 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 जी, आप कंटिन्यू करिए। सॉरी, तो अभी तो बिल्कुल अभी स्पष्ट आ रही है आप दोनों की आवाज। ठीक है जी, ठीक। जी। तो अब मैं प्रार्थना करूंगी मैडम से कि इन्होंने एक रानी लक्ष्मीबाई संस्था चला रखी है, उसके बारे में बताएं कि उसकी क्या गतिविधियां हैं। देखिए, हमने एक ही उद्देश्य सामने रखा था कि विद्यार्थियों को, बच्चों को, महिलाओं को, सबको जागरूक करें कि जिन लोगों ने अपनी अंतर शक्ति से काम किया है, उनके रास्ते में कभी ये रुकावट नहीं बना कि मैं लड़की हूं तो मैं ये काम नहीं कर सकती। तो हमारा एक तो रानी झांसी लक्ष्मीबाई सोसाइटी है। 2009 में मुझे ग्वालियर वालों ने बुलाया था। तो ग्वालियर में महारानी झांसी का बलिदान दिन 18 जून ऐसे मनाते हैं जैसे 3 दिन की दिवाली है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, कुछ मुझे अवार्ड भी दिए, और उसके बाद 2009 से मैंने अमृतसर में महारानी झांसी का बलिदान दिन मनाना शुरू किया है। मुझे एक बात दुख से कहनी पड़ती है कि हम लोगों ने स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी स्वतंत्रता के एकदम बाद दाखिल हुए थे। मैं 5 वर्ष की थी जब देश आजाद हुआ था। तो हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता था महापुरुषों का चरित्र, चित्र और उनका सारा काम करने का ढंग सुनाया पढ़ाया जाता था। परीक्षा में भी उन पर प्रश्न आते थे। अब ये नई पीढ़ी ये भूल गई। महारानी झांसी का नाम तो थोड़ा बहुत याद होगा, लेकिन झांसी के साथ झलकारी है, सुंदर है, मुंदर है, जुगी है, मोतीबाई है, और जितने पुरुष वीर हैं उनका नाम भूल गए। तो हमारा एक उद्देश्य है, हम रानी झांसी के दिन पर, अब उसके साथ ही मदन लाल ढींगरा सोसाइटी है, अमृतसर का मदन लाल ढींगरा हो, और दुनिया का पहला ऐसा व्यक्ति जो अंग्रेज साम्राज्यवादियों की छाती में गोली लंदन में जाके मारता है और अमृतसर के लोग भी उसको ना जाने। शहीद उधम सिंह की अभी बात आपने की। शहीद उधम सिंह को जानने वाले भी अमृतसर के विद्यार्थी बहुत थोड़े हैं। हम कोशिश कर करके, तो रानी झांसी का दिन मनाने का उद्देश्य ये था, लड़कियों को ये एहसास कराना कि लड़कियों आप कमजोर नहीं है। जिस लड़के की शादी 13 साल की उम्र में होती है, रानी झांसी जो 18 साल की आयु में विधवा भी हो जाती है, और वो 30 साल की उम्र तक अंग्रेजों से कैसी लड़ती है कि आज तक हम गाते हैं, बुंदेलों हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी नाम वीर लोगों का, वीर महिलाओं का उपमान बन गया, उनसे उपमा हमेशा दी जाती है। तो हम स्कूलों कॉलेजों में कार्यक्रम करवाते हैं, नाटक दिखाते हैं, भाषण प्रतियोगिता, गीत प्रतियोगिता, संगीत प्रतियोगिता, पुरस्कार देते हैं, और फाइनली 18 जून को विभिन्न संस्थाओं के, पुलिस से, पत्रकारों से, प्रशासन से, या जिन लड़कियों ने खेलों के क्षेत्र में बढ़िया काम किया है या आतंकवाद से लड़े हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। अमृतसर में एक परिवार ऐसा है जिले में जिनके 4 सदस्य, दोनों पुरुष, दोनों की पत्नियों को शौर्य चक्र मिला हुआ है, लेकिन वाले नहीं जानते। तो इस तरह के लोगों से उनका परिचय कराना, वीरता की भावना भरना, और हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि अब मैं उनको कहती हूँ कि जैसे तुम देखते हो लक्ष्मीबाई लड़ती थी, अब तो हमारी लड़कियां सेना में बैठी हैं, भवानी सिंह जैसी बैठी हैं, वो अरुणाचल के बॉर्डर पर है, सिक्किम के बॉर्डर पर है, अमृतसर वाघा बॉर्डर पर हमारी लड़कियां दिन रात पहरे देती हैं, बड़े बड़े पावरफुल हथियार लेकर के। पर अपनी बच्चियों को उस लेवल तक मानसिक पर लाना,
ये हमारा बड़ा उद्देश्य है। हमारी चाहे वो मदन लाल ढींगरा सोसाइटी है, चाहे रानी लक्ष्मीबाई है, सामाजिक काम तो हम करते ही हैं। इन संस्थाओं की ओर से गरीब बालिकाओं को, बच्चों, लड़कों को पढ़ने के लिए भी मदद देते हैं, स्कूल भी चलाते हैं और कोशिश करते हैं उनकी शिक्षा ना रुके, कम से कम 100 बच्चा तो हम अडॉप्ट कर लें। पर मुख्य उद्देश्य ये है, सिलाई सिखाने में भी, मशीन देने में भी, स्कूल कॉलेज की शिक्षा देने में भी, ये मन से मजबूत बने, मन से देश के वीरों को जाने, उनके जैसे बनने का प्रयास करें। क्योंकि भाषणों से कभी किसी का जीवन नहीं बदलता, जीवन बदलता है सामने प्रत्यक्ष उदाहरण देखकर। तो बच्चों के सामने ये उदाहरण प्रत्यक्ष आए। मैं आपको बताती हूँ, एक बार हमने नाटक किया नशों के विरुद्ध। हमने नशों के विरुद्ध बहुत नाटक किए हैं, पंजाब की ये समस्या है। तो वहां बैठे बैठे 2 लड़के आ गए, ओपन थिएटर था खुली ग्राउंड में, कि जी हम नशा छोड़ना चाहते हैं, हमें ले जाओ। और ऐसे बहुत बच्चे हमारे पास आते हैं। तो मैडम जी, आपने दलितों, शोषितों को कई बार पुलिस की जो एक्सेसेस होती हैं, पुलिस के द्वारा उन पे अत्याचार होते हैं, उनसे भी बचाया है। तो उसके बारे में कुछ बताइए। इसको दलित शब्द ना कहिए, शोषित भी ना कहिए, जो भी अंडर क्योंकि प्रिविलेज दलित है, आजकल एक जाति का, वर्ग का प्रतीक बन गया। असली शोषित पीड़ित तो वो है जिसकी कोई नहीं सुनता जी, राज आप आता। उसकी आवाज बने हैं। अब देखो ना, अगर भारत सरकार, मैंने उनको कई बार लिखा है, गृह मंत्री को लिखा है कि एक बार ये आंकड़े दे दो कि देश में पुलिस कस्टडी में कितने लोग मारे गए। चौक चौराहे में रिश्वत भी लेते हैं, अच्छे लोग भी पढ़े। पंजाब का आतंकवाद पंजाब की पुलिस ने लड़ा ना, बड़े बहादुर हैं। लेकिन अभी करना क्या था, लॉकडाउन के दिन में किसी को भी पकड़ लिया, थाने ले गए, तुमने मास्क नहीं पहना, तू घर से बाहर क्यों निकला, यानी कुछ भी बहाना लगा के उनको लूटना, पीटना, ये आम बात है। और रिश्वत लेना तो पुलिस वैसे ज्यादा बदनाम है, महकमा रेवेन्यू का भी कम नहीं, कोई भी महकमा कम नहीं, कोई भी नहीं है। वही पुलिस सड़क पर है। मुझे जब पता लग जाता ना किसी के साथ जाती हुई है, तो फिर जितनी भी मेरी आवाज है उसके साथ मैं निकल पड़ती हूँ। अभी पीछे तरन जिले में केस हुआ, एकदम बेकसूर लोगों को अमृतसर के घरों में बैठे केस में डाल दिया, केस भी कत्ल का। उसके लिए मुझे फिर चंडीगढ़ तक और बॉर्डर रेंज के डीआईजी तक, अमृतसर में अधिकारियों तक बहुत धक्के खाने पड़े। पर मुझे खुशी है कि अब एक अच्छा ऑफिसर मिल गया और इंक्वायरी में वो निकले। थानों में पिट जाना तो आम बात है, रिश्वत ले लेना। और देखिए पंजाब में क्या हो गया, पूरे देश में है। जब किसी का रिमांड लेते हैं ना, रिमांड भी एक इंडस्ट्री हो गई, पुलिस रिमांड। अब एक खोया गया है ऑटो रिक्शा मिल गया है, अब रिमांड क्या करेगा? वो रिमांड जिसका लेते हैं उससे भी पैसे लेते हैं, भाई कम पीटो, और जिसके कहने से लेते हैं उससे भी पैसे लेते हैं, ज्यादा पीटो। सन 1972 से, मैं 1972 में नगर निगम का, नगर पालिका थी, अमृतसर की सदस्य बनी थी। उससे पहले भी मैं विश्व हिंदू परिषद का काम थी, विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में थी, स्टेट प्रेसिडेंट थी। तो मैं किसी को भी किसी के द्वारा सताए जाता हुआ नहीं देख सकती। और जितनी कलम में ईश्वर ने आवाज दी है, जितनी वाणी में दी है, या जब मेरे पास विधायक और मंत्री पद था, उसकी सत्ता थी, मेरा एक ही टारगेट है कि कोई निर्दोष पीटा ना जाए। सुप्रीम कोर्ट का भी एक डायरेक्शन है, नीति वाक्य है कि 100 अपराधी बेशक छूट जाए, लेकिन एक बेकसूर अंदर नहीं जाना चाहिए। और सच पूछिए, प्लेटो ने ये बात कही है। अब प्लेटो का टाइम कब का टाइम है? 2500 साल पहले का टाइम है। उसने कहा था कि कानून के सामने सब लोग बराबर हैं, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं। ये 2500 साल पहले का था, आज भी सच है। और कानून मकड़ी का जाला है जिसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े फंसते हैं, बड़े जानवर जाल तोड़ के निकल जाते हैं। तो वो जब मैं देखती हूँ ना कि सबसे ज्यादा पिटाई, सबसे ज्यादा लूट, सबसे ज्यादा अत्याचार उन पर होता है जिनके कपड़े मैले हैं, जिनके बंगले कोठियां नहीं, जिनका कोई पॉलिटिकल आका नहीं। हालांकि मैं कई बार अपने छोटे स्तर के पुलिस कर्मचारियों से कहती हूँ, भाई आप भी कोई रईस नहीं हो ना, आपको किसी एसएसपी ने कहा है कि 4 लोगों को रोज जरूर पीटो, बल्कि आप अपनी यूनिफॉर्म के नशे में ही कुछ पैसे मिल जाएंगे या कुछ लोग हमें ज्यादा नमस्ते करने वाले आ जाएंगे, ये काम करते हो। पर एक बात है, आज का पॉलिटिशियन भी पुलिस के बल पर ही अपनी दुकान चलाता है। किसी को पकड़ाओ, किसी को छुड़वाओ,
एक मुख्यमंत्री जी का नाम नहीं लेती, वो पंजाब में बड़े अच्छे मुख्यमंत्री थे, संसार से जा चुके हैं। उनके गांवों में सफलता का एक ही राज था। उनकी पत्नी पहले लोगों को, पुलिस को कहती थी इनको पकड़ लाओ, दो मारो। ये जिला तरनतारन की बात, अब जिला तरनतारन हो गया, पहले वही था। और शाम को जाके पकड़े गए व्यक्ति को पकड़ के गले से लगा के प्यार करके, हाय हाय मेरे बेटों को मारा, तुम्हारा कख ना रहे, और छुड़ा लाती थी, और वो परिवार उनका हो जाता था। आज भी पुलिस राजनीति को चमकाने का एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है। और सच पूछिए, पुलिस इस राजनीति से दुखी पड़ी है। सभी पुलिस वाले गलत काम नहीं करना चाहते, लेकिन उनको करने पड़ते हैं, मजबूर है। कमिश्नरेट के दिनों में एक और बात है, कमिश्नर पहले जमानत लेते हैं, या एडीसीपी लेते हैं, या डीसीपी लेते हैं, ठीक है। अगर किसी इलाके के एमएलए ने कह दिया इसकी जमानत नहीं होनी, अगर पुलिस अफसर थोड़ा भी कमजोर है ना, वो जमानत नहीं करेगा, फिर अदालत में जाना पड़ेगा। एक बार तो एक अधिकारी ने मुझे सीधे कह दिया कि क्षमा करना बहन जी, जब आप फलां साहब से बात कर लें। तो हमने अदालत से उसकी करवाई जमानत, साहब से बात करने की जगह उससे करवाई, अदालत से करवाई, वकील किया, पैसे खर्चे, पेश हुए। इस तरह ना ये मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस का कसूर कम है। जिस दिन इस देश का पॉलिटिशियन ये समझ लेगा कि मेरा लक्ष्य सेवा है, यहाँ तो ये है, ये कांग्रेस वाला है तो अकाली को फंसा दो, बीजेपी वाला है तो कांग्रेस को फंसा दो, कांग्रेस अकाली वाला है तो आपको फंसा दो। आज पंजाब में, देश में आप देख रहे हैं, रोज प्रदर्शन, रोज धरने, रोज रैलियां। जनता के हित की बात कोई नहीं है, महंगाई की बात नहीं है, असमानता की बात नहीं है, बेरोजगारी की बात नहीं है। 108 नंबर एम्बुलेंस वाले इस तरह जी रहे हैं जैसे वो गुलाम हैं। उस दिन एक लड़का आत्महत्या करने चला गया, बड़ी मुश्किल से उसे बरामद किया। तो हम लोगों को ये जो आज की राजनीति है ना, इसी ने गुलाम बना के रखा है। और पुलिस अधिकारी या आप कुछ भी कह दो, ये रेवेन्यू वाले हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं, अच्छी पोस्टिंग हमें मिल जाए तो हमारा बॉस ये है, ये जो कहेगा हम वो कर देंगे। आज लोकतंत्र है, एक व्यक्ति के बोलने से काम नहीं बनने वाला, और हम सब उस माँ की तरह हैं। अगर गली से दो बच्चों के लड़ने, रोने, गिरने की आवाज आए तो खिड़की खोल के देख लेते हैं कि मेरा बच्चा नहीं गिरा, मेरा बच्चा नहीं गिरा तो घर के अंदर आ जाए। अरे भाई प्रश्न है, बच्चा तो गिरा है ना। ये सेल्फ सेंटर्ड है ना, कि अगर मैं प्रोटेक्टेड हूँ तो मुझे आवाज देने की, आवाज उठाने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, आप तो बेसिकली समाज सेविका रही, आपके दिल में वो जज्बा था, एक देश प्रेम का, राष्ट्र प्रेम का, और दूसरा समाज सेवा का। तो आप राजनीति में कैसे चली? मुझे भी नहीं पता मैं कैसे आई। और राजनीति में आपका अनुभव कैसा रहा? अनुभव राजनीति का 2002 तक तो कुछ भला था जी। तब इतनी गिरावट नहीं थी। आप अगर सही करना आप दल बदलुओं के बारे में भी कुछ कहती हैं, उनके बारे में भी जरा कहिए कि वो कैसे धुल जाते हैं राजनीति पार्टी में। गिरावट जो अब आ गई है ना, हाँ, गिरावट का मतलब आज आप देश की संसद में कितने लोग हैं जो दागी हैं, जिन पर केस चल रहे हैं, विधानसभाओं में कितने हैं। अरे इसी सप्ताह की बात है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को आदेश दिए हैं कि जिनके ऊपर केस है उसका जल्दी से जल्दी फैसला करो। हरियाणा ने भी उसके लिए विशेष अधिकारी लगाए हैं, पंजाब ने भी लगाए हैं, और होना नहीं। एक व्यक्ति खेमकरण का, जिस पर, जो आतंकवाद की दुनिया में था, जिस पर 36 साल पहले एक डॉक्टर त्रेहन की हत्या का आरोप लगा था, ठीक है। उसके बाद वो जेल में भी रहा, विधायक बना, सीपी बना, सत्ता का सुख भोगा, और 36 साल बाद उसको बरी कर दिया, ठीक है ना। तो ये क्यों भाई? कई, मुझे याद है हमारे साथ कई एमएलए थे, उन पर केस बनते थे, गवर्नमेंट बदल जाती थी, दूसरी आ जाती, वो दोबारा जीत के आ जाते थे। तो आज राजनीति नोटों की है, दल बदलुओं की है। जैसे देखते हैं कि मेरा इस पार्टी में अब आधार खत्म है या मेरी पार्टी का आधार खत्म है, उसी समय दल बदलने चले जाते हैं। अगर कोई, ये दल बदल की माया शुरू हुई थी हरियाणा से, तो आया राम गया राम वहीं से शुरू हुआ था। अब तो केरल, कन्याकुमारी से लेके अटारी और कश्मीर तक एक जैसा है। जितने दल बदल चुनाव से पहले वर्ष में होते हैं ना, कोई स्टडी कर ले उस पर, और एक दल बदल और एक मैं और मेरे दो, मेरा बेटा राजनीति आ जाए, मंत्री बन जाए, मेरा पुत्र आ जाए, पत्नी आ जाए, मतलब। और ये महिला आरक्षण है ना, ये भी परिवार आरक्षण है, महिला आरक्षण नहीं है।
महिला कार्यकर्ताओं को 1% भी चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलता। कॉर्पोरेशन का, पंचायत का, नगर पालिका, नगर पंचायत किसी का नहीं। यहाँ कार्यकर्ता की पत्नी अम्मा वो घर के अंदर बंद रहेगी, 5 साल में पुरुष का इमेज बन जाएगा। आप अमृतसर में घूम के देख लिए, जलंधर देख लिए, लुधियाना देख लिए, आप पूछेंगे ना काउंसलर कौन है, तो काउंसलर का नाम नहीं पता, उसके पति का नाम पता है जी। और आप फोटो भी देखें, आज तक किसी ने नहीं देखा होगा कि पुरुष राष्ट्रपति गया है तो उसकी पत्नी राष्ट्रपति के लिए साथ में सीट लगती है। विदेश जाती होगी, देश में नहीं आई। जब हमारी महिला राष्ट्रपति थी या खालसा कॉलेज में आई थी तो उसके साथ बराबर में उसके पति की वैसी ही सीट लगाई गई और वैसे ही उसको अवार्ड दिए गए, वैसे ही उसका आदर हुआ। लेकिन पुरुष राष्ट्रपति के साथ उसकी महिला जो है ना पत्नी, ये काउंसलर देख लो, पुरुष काउंसलर के साथ उसकी पत्नी नहीं जाती, लेकिन महिला काउंसलर अगर कभी भूल गए चली भी जाए ना कॉर्पोरेशन के दफ्तर में तो उसके परिवार के लोग उसको एस्कॉर्ट करके ले जाते हैं। अब वो पत्नी क्या जो है पति के बगैर अधूरी है निवेदिता जी। पति पत्नी बगैर अधूरा नहीं है। मतलब क्या बात नोटिस करी आपने मतलब सैल्यूट, बहुत सही बोला आपने, एक बात बहुत है, सही ऑब्जर्वेशन है जी। जो महिला 1 लाख वोटों वाली कॉन्स्टिट्यूंसी लड़ती है, 30, 40, 50 हजार वोट लेती है, मैं आपको आंखों देखी बताती हूँ। एक महिला काउंसलर बन गई, वो जिप्सी पे चढ़ के जुलूस की तैयारी कर रही थी, सर्टिफिकेट ले लिया, जीत लिया, तो पति देव कहते हैं चल उतर, तेरा कम खत्म हो गया, घर जाए, चाय पानी तैयार कर, हम जुलूस निकाल के आते हैं, जॉब इज ओवर, तुम्हारा काम खत्म, घर जाओ, चाय पानी तैयार करो, हम जुलूस निकाल के आते हैं। एक हमारी स्टूडेंट एक बार बन गई, उसके घर में यही क्लेश रहता था कि मुझे, उसका पुरुष पति कहता था मुझे माला कम पड़ी, मेरी कुर्सी को छोटी लगी, तो बेचारी मेरे कान में आकर धीरे से कहती है दीदी इनको 2 से ज्यादा डलवा दिया करो, 2 फुट वाला, मुझे ना डाला करो, क्योंकि घर में क्लेश रहता है। लेकिन हर पत्नी अपने पति की कामयाबी के लिए काम करती है, वो श्रद्धालु होती है, इधर ईर्ष्यालु होते हैं सीधी बात ये है। महिलाएं मनौती मानती है मंदिरों में जाके कि मेरा पति जीत जाए, लेकिन पत्नी, बहू, माँ, बेटी को हम इसलिए बनाते हैं कि अगले चुनावों में मेरी सीट सुरक्षित रहे। मैं असम से लेके पूरा देश घूम चुकी हूँ, नॉर्थ ईस्ट सारा, वहां जाके सुनने को मिलता है बहन जी आप आई हैं, ये आपकी भाभी जी काउंसलर है, पहले मैं था, अब ये है, अगली बार फिर मेरी है। ये पूरे देश में एक जैसा फैला है। तो इसका मतलब कि हम पूजा तो दुर्गा की करेंगे, सिंह वाहिनी की करेंगे, रात रात भर बैठ के जगराता करेंगे, छेने बजाएंगे, लेकिन घर की महिला सिंह वाहिनी क्या, वो साइकिल वाहिनी भी नहीं हम बनने देते। ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब मुझे पुरुषों से कोई शिकायत नहीं है, शिकायत उन महिलाओं से है जो सरेंडर कर देती। मैंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की पत्नियां देखी हैं, उच्च कोटि की वकील देखी हैं, जो मौली बाएं हाथ पर बांधती हैं, क्योंकि दाहिना हाथ तो पति का होता ना। मैंने कहा जब दाहिना पति का है तो पति का बायां तेरा है, पति का बायां तेरा है तो पति के बाएं हाथ पर मेहंदी भी लगाओ, चूड़ियां भी लो, शगुन करो, क्योंकि वो हाथ तेरा है। शादी करने का मतलब है कि हम 2 से 4 हाथों वाले हो गए। वो कहते अब तेरा बायां हाथ है, दाहिना हाथ ही तेरा नहीं है। और कहने वालों से कोई शिकायत नहीं, शिकायत उनसे है जो मानते हैं इस बात को। आप तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन दिनों सावित्री बाई फूले पढ़ना चाहती थी, उसको ये कहा गया था कि अगर स्कूल जाएगी तो तेरा बाप मर जाएगा, शादी के बाद जाएगी तो तेरा पति मर जाएगा। तो जब उसको इस संस्कारों से निकाला, उसके बाल, पति भी बच्चा ही था, निकाला, परिवार की एक महिला विधवा ने सहयोग दिया, तब जाके वो हिंदुस्तान की पहली महिला अध्यापिका बनी। और उसके मुंह पर उस इलाके के जो प्रबुद्ध जन मिट्टी डालते थे, कोले डालते थे, उसको गंदे गंदे शब्द कहते थे। तो याद है, जिनमें जान है वो चट्टाने फोड़ के भी निकलते हैं। तो चट्टाने फोड़ के निकलने वाली बात है। आज तो बड़ा अच्छा टाइम है, आज तो कोई किसी को पढ़ने से नहीं रोकता, लेकिन आज भी मैं आपको बताऊं, मेरे सिलाई केंद्र में एक शादीशुदा विवाहिता लड़की आती थी, तो उसकी सास रोज छोड़ने आती थी कि मैंने अकेले नहीं आने देना। हालांकि 500 गज घर की दूरी थी और अमृत शहर के अंदर। तो आज भी घरों में बड़े बंधन हैं, कुछ बंधन सच्चे हैं। लड़कियों को इस देश का कानून वो राम राज्य जैसा या महाराजा रंजीत सिंह के राज्य जैसा नहीं है।
कुछ लड़कियों ने भी, मैं आपको बता दूं, मुझे शिकायत है कि मर्यादा रेखा हमने भी छोड़ दी है। मैं ये बात मानती हूँ, गंगा जी के अंदर ही गंगा होती है, किनारों के अंदर। जब वो किनारों से बाहर होती है, वो बाढ़ होती है या कीचड़ होता है, तो भारत की या दुनिया की किसी भी पुरुष या महिला के लिए एक मर्यादा रेखा होती है। जब हम स्वतंत्रता अच्छी बात है, लेकिन स्वच्छंदता और उच्छृंखलता जो है ना, वो फिर कभी कभी भारी पड़ जाती है। आज बहुत सारे माता पिता इसलिए दुखी हैं कि उनके बेटे भी और बेटियां भी वो पारिवारिक, सामाजिक, नैतिक मर्यादाओं को लांग कर, एक लड़की ने तो मुझे ये कह दिया, आपने भी सुना होगा, वो बम्बई की महिला थी, कि मेरा शरीर है, मैं जो मर्जी करूं, जिसको चाहूं दिखाऊं, क्यों ना दिखाऊं, जितना चाहूं दिखाऊं, जितना चाहूं दिखाऊं। तो अभी वो जितने का की जरूरत तो नहीं पा सके। अब आप देखिए एक बात, आप जैसे प्रबुद्ध लोगों से मेरा सवाल है, महिलाओं का अश्लील रूप से चित्रण करना कानूनन अपराध है। 7 साल तक की भी सजा हो सकती है। पर गंदे विज्ञापन, गंदी फिल्में, गंदे सड़कों पर चित्र, क्या कभी किसी पर केस बना? आपने, नीलम ने या मैंने कोई केस दर्ज करवाया? आपने तो करवाए हैं, आपने तो करवाए हैं। पिछले दिनों मैं अमेरिका गई, स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती थी। वहां 60 देशों के लोग थे, पर कॉन्फ्रेंस में 25 देशों की महिलाएं थी। उनके साथ एक सेशन हुआ। वहां भारत की एक बेटी थी, हम 2 थी भारत से बोलने वाली, शीतल महाजन है शायद उसका नाम। वो स्काई कहते हैं ना उसको, जो आकाश से उतरना बर्फों में, स्काई डाइविंग। तो वो बता रहे थे कि साइबेरिया भी गई, बर्फों में गई, वहां भी गई। मैंने कहा तू जितनी पद्मश्री है, मैं कहा तू जितनी मर्जी बहादुर हो जा, तू मुझे उत्तर प्रदेश के उस मंदिर में डाइव करके दिखा दे। उस मंदिर में एक विधायक एमएलए महिला गई, तो उन्होंने मंदिर को बाद में दूध से, गंगा जल से धोया कि हमारा मंदिर अपवित्र हो गया है। मैं कहा तू बहादुरी कर, उस मंदिर में उतर जाके, फिर देख तेरी डाइविंग को ये कितना पसंद करते हैं। तो ये जो भी है ना, हम लोग पता नहीं क्यों इसको मानते हैं। मैं आपको सच बताऊं, मुझे तो ये कन्यादान शब्द भी बड़ा खराब लगता है। हम लड़कियों को बराबर का हक देते हैं। मुझे भी बहुत खराब लगता है। एक बेटियां हैं 2, देखो, एक आपके घर में बेटी पैदा हो गई तो वो संपत्ति हो गई। आप पकड़ते हाथ उसका वैसे दूसरे के हाथ पे रखते हैं जैसे गाय का दान करते हैं। अगर एक तरफ तो हम दान करते हैं, दूसरी तरफ जब बच्ची तलाक लेके आती है या लड़ झगड़ के आती है, हम कहते चल कर केस में, होता कौन है तुझे कोई कुछ कहने वाला? तो ये संक्रांति काल है ना, हम उधर के हुए ना, लड़की दान की वस्तु नहीं। जिस देश में त्रेता युग से भी स्वयंवर होते थे, संयोगिता का भी स्वयंवर हुआ था, द्रौपदी का भी स्वयंवर हुआ था, उस देश में हम कहते हैं पकड़ के हम देखो दान करें, वर वधु का पानी ग्रहण होता है, दान नहीं होता है। तो मैंने देखा है एक लड़की आईएएस अधिकारी हमारे पंजाब में है अभी, और वो उत्तर प्रदेश की है। उनसे बात हो रही थी, वो कहती दीदी और चाहे जो करो, जो दामाद का पाद पूजन करना होता है वो तो करना ही होता है ना। उनके रिवाज है, जब बारात आती है ना तो ससुर दामाद के पाम धोता है, शायद पगड़ी पर भी वो जल चढ़ाता है। मैंने कहा एक बात बता, तू भी आईएएस, तेरा पति भी आईएएस, और आईएएस बेटी बन जाए तब भी तेरे पिता को किसी के पांव धो के सिर पर चढ़ाना पड़े, तो तुम क्या करते हो? तेरे आईएएस या शिक्षित, उच्च शिक्षित होने का क्या फायदा? ये हम लोगों को, हम पति पत्नी एक दूसरे का पूरक है, पति पत्नी एक जैसे हो जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। लेकिन कोई गुलाम है। मैंने कॉलेज लेक्चर रहते हुए देखा है, आपको बताया होगा नीलम जी ने, मैं 30 साल 32 साल डीएवी कॉलेज में प्राध्यापिका रही। मैंने वहां देखा है कि हमारी कुछ महिला लेक्चरर्स की इतनी दुर्गति थी कि एक महिला अगर 2 रुपए के चने रोटी के साथ खा जाए तो उसका सिर दीवार से पटक के मारा जाता था। वो लेक्चरर थी, तो उसने उसको स्वीकार किया। एक महिला ने नहीं स्वीकार किया, उसका पति सब प्रकार के गुण संपन्न था, तो सब उसको समझाते थे कि तू अलग कोठी लेके ना रह, आखिर तेरा पति है, तेरे बच्चों की शादी होनी है। यानी 100% उस स्वाभिमानी महिला को ही उसके कुलीग बुरा कहते थे, समझाते थे ये गलत कर रहे हो। सपोर्ट नहीं, समर्थन भी नहीं, सहायता भी नहीं, केवल ये निंदा। आखिर जो निंदा होती है ना, उससे आदमी परेशान हो जाता है। या तो फिर ऐसे विरक्त हो जाओ, और जिसने बाल बच्चों की शादी करनी है ना,
घर परिवार ढूंढने हैं, पति की मदद चाहिए, सास की चाहिए, ससुर की चाहिए, तो उसको थोड़ा करना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है आदर्श हैं रानी झांसी, आदर्श हैं हमारी सावित्री बाई फूले, आदर्श है हमारे लिए शिवाजी की माँ, शिवाजी की माँ ने शिवाजी बनाया था, और याद करो मेरा एक शिवाजी ने अपने माँ को उत्पीड़न दिया था। एक मिनट। हाँ जी, मेरा एक निवेदिता जी आप प्रश्न कुछ कहने वाली? हाँ, मेरा एक प्रश्न हाँ है और थोड़ी मन की उलझन भी है, मैं करना चाहती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि जो गंगा जल होता है वो अगर किनारों से बाहर निकल जाए तो वो बाढ़ हो जाता है और कीचड़ हो जाता है। अगर वो सीमाओं जी में रहे और मर्यादाओं में रहे तो ही गंगा जल है। आपने ये उदाहरण दिया। दूसरी तरफ आपने ये जो बोला कि जो पति पत्नी है वो एक दूसरे के पूरक हैं और अगर वो दोनों ही सही तरीके से संसार में रहे तो ही वो रिश्ता बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर कोई स्त्री ऐसा उपयोगी, सोच उपयोगी। मेरी आवाज आ रही है क्या? मैं अगर कोई स्त्री ऐसा सोचती है कि वो पूरकपना उसको उस रिश्ते में नहीं मिलता तो और वो तो छोड़ सकते। उस रिश्ते रिश्ते से बाहर आती है तो क्या वो स्त्री उस मर्यादा को तोड़ रही है? क्या वो गंगा हाँ जल नहीं ये होकर के कीचड़ की तरफ जा ना ना, रही है? जी ये बताएं। मर्यादा तोड़ना नहीं, ये मर्यादा तोड़ना बिल्कुल नहीं है। जी मैंने उस उच्छृंखला की तरफ संकेत किया है। अगर मैं जी। उस अनुसुईया जी के उपदेश को बिल्कुल नहीं मानती जो रामचरितमानस में है कि पति अंधा हम्म है, कोढ़ी है, पीटता है, कैसा भी है, उसको ईश्वर मान के पूजा करो। अगर मुझे हम्म लगता है कि मेरे विचारों के, देखो गंगा के किनारे की बात दूसरी है कि मैं हम्म जिंदगी में इतना भटक जाऊं कि मैं ये भी भूल जाऊं कि मैं शरीर से भी कुछ मेरी मर्यादाएं हैं, वो बात अलग है। जी लेकिन अगर मेरा रिश्ता होता है, पति पत्नी की नहीं बनती, विचारों से नहीं बनती, संस्कारों से नहीं बनती, या वो पति मिल जाए तो सिर दीवार से पटक देता है, तो उस रिश्ते को जितनी जल्दी छोड़ दिया जाए उतना अच्छा है। जी। बहुत धन्यवाद। जी और किसी कोई भी जो सुनने वाले हैं उनके कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, इससे पहले कि मैं चावला मैडम को अपना हाँ, मैं संदेश। थोड़े से कमेंट्स पढ़ना चाहती हूँ। लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा लिखा है, मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहती हूँ। तो सुरेखा साहू जी लिख रही हैं, रिश्ते में रहते हुए अगर आप उसका मान नहीं करते तो वह मर्यादा तोड़ना होगा, अगर रिश्ता ही सच्चा नहीं तो बेहतर उसे तोड़ना होगा। नीरू मेहता जी कहती हैं, ऐसा स्पष्ट निर्भीक व्यक्तित्व आपने कम ही देखा होगा, आज ऐसे लोगों की ही जरूरत है। पूनम शर्मा जी कहती हैं, बहुत बढ़िया वार्ता। अंजू जी भी सहमत है, अंजू कपूर गांधी जी हैं। सरोज कौशिक जी ने लगातार कमेंट्स दी हैं। नीरू मेहता जी कहती है, मुझे भी कन्यादान शब्द से आपत्ति है। सरोज कौशिक जी कहती हैं, सही कह रही हैं, मूल्यबोध खत्म हो गया है। सबिता सिंह जी, अवधेश श्रीवास्तव जी, इतनी सारी महिलाओं में एक पुरुष दिखा मुझे। अभी हो सकता है पुरुष कमेंट्स कमेंट्स नहीं कर रहे हैं। अंजू कपूर गांधी जी लिख रही हैं, जी आदरणीय, ऊपर से सुर जितना बदले अंदर बसता साज वही है, दोहरी मानसिकता वाला आज भी ये समाज वही है। तो बहुत बढ़िया मधु बात है। करे जी की तारीफ। नवीन जोशी नवल जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, लिख रहे हैं सुंदर वार्ता। और सब लोग काफी जुड़े हैं। माला चावला जी लिख रही हैं, समाज की कुरीतियों को सभी मिलकर ही समाप्त कर सकते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है और सब लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स दिए हैं, तो कुछ कमेंट्स मैंने आपको पढ़ दिए हैं। हो सकता है मैंने कुछ लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़े, जो तो सुंदर, वो हम जो लोग बाद में सुंदर नहीं कमेंट्स है देख लेंगे। जो जी कमेंट जी सुंदर नीलम। नहीं है वो मैं तैयार हूँ सुनने के हाँ लिए। हाँ, वही मैं क्योंकि देख रही हमारे थी। पास कोई ज्यादा वक्त तो नहीं बचा है, तो मैं चाहूंगी कि मैडम आज की जनरेशन को, पीढ़ी को जो संदेश देना चाहती हैं वो दे, ताकि समाज में भी और राजनीति में भी कुछ सुधार कैसे लाया जा सकता है उसके बारे में कुछ कहें। मेरा अपने सभी भाई बहनों से, श्रोताओं से, पाठकों से, दर्शकों से एक ही बात कहनी है कि कोई भी बात है अपने अंतर से पूछो। आत्मा कभी गलत नहीं कहती है, आत्मा ठीक कहती है। और देश की महिलाओं को इतना ही कहना है कि वोट डालते समय ये मत देखो कि परिवार, पति पुत्र क्या कह रहे हैं। ये मतदान है, ये व्यक्ति का देना लेना नहीं है। अपनी बुद्धि से जो अच्छा लगे उसके लिए मतदान करें। और जो महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में हैं उनको ये कहूंगी कि वो प्रॉक्सी से मेंबर ना बने। वो अगर उनमें आत्म है, अगर वो जनता की सेवा करना चाहती हैं
तभी वो राजनीति में आए। केवल पति के लिए, पुत्र के लिए सीट आरक्षित रखने के लिए ना आए। और नई पीढ़ी के बच्चों को एक ही बात कहनी है कि देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ो। जो आपको वर्तमान में नहीं मिल रहा, वो 150 साल से लेकर स्वामी अपने प्रेमचंद जी के टाइम से लेके ही आ जाएं, विवेकानंद जी के टाइम से लेके आ जाएं, उनको बहुत कुछ मिल जाएगा। उनको पढ़ें, किताबें पढ़नी है पढ़ें, नहीं तो ये कंप्यूटर इंटरनेट हमारी बड़ी मदद करता है। इसमें जो अच्छा मिले वो लीजिए। मुझे भी कई चीजों का नहीं पता था, जैसे मुझे प्लेटो कॉलेज के दिनों में पढ़ा था, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। उस दिन मेरे को अफलातून समझ नहीं आया, तो अफलातून से मैंने निकाला, मुझे पता लग गया ये हमारा प्रिय प्लेटो ही है। तो ये जो माध्यम है, नए बच्चों के पास कंप्यूटर विद्या है, हमारे पास कम है, इसका उपयोग करें और अच्छी पुस्तकें पढ़ें। परीक्षा में नकल कभी मत करें। जो नकल करके पास होते हैं वो बैसाखियों पर चलते हैं। बैसाखी समझते हैं, जो कंधे में आसरा लेते हैं। बैसाखी चला तो देगी, दौड़ने नहीं देगी, मंजिल पर पहुंचने नहीं देगी। नई पीढ़ी के बच्चों से इतना कहना है। और महिलाएं याद करें, वो वैष्णवी हैं, वो दुर्गा पुत्री हैं, वो सिंह वाहिनी की पूजा करती हैं, तो फिर इतनी अपने आप को कमजोर क्यों मानती हैं। बहुत दूर नहीं जाना तो रानी झांसी को देख लें, सरोजिनी नायडू को देख लें, इंदिरा गांधी जी को देख लें। किसी का राजनीतिक मतभेद हो तो हो, लेकिन ममता जी की जो है ना ऊर्जा बंगाल की, वो भी देखी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। जय हिंद। तो मैं धन्यवाद प्रस्ताव मैं पारित कर देती हूँ। तो आप दोनों जो आए हमारे अनुगुंज मंच पे, और इतनी सुंदर तरीके से नीलम प्रभा देवगन जी ने आपसे प्रश्न पूछे, और सबसे पहले तो उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज वो पंजाब के राज्य प्रभारी हैं और वो खुद आई, आगे होकर के उन्होंने इस वाले प्रोग्राम को संभाला और संचालन किया बहुत सुंदर तरीके से। और आदरणीय लक्ष्मीकांता चावला जी, आपके बारे में तो क्या कहें, मैं तो आपके इतने सुंदर बातों को सुनकर के खुद ही बीच में आ गई एक दो बार, क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगा कि खुद मुझे भी आपसे थोड़ी सी बात करनी बहुत जरूरी है। और बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रणाम। और जितने भी श्रोता जुड़े और जिन्होंने इस प्रोग्राम को देखा, आप सबको भी बहुत प्रणाम। आप लोग हैं तो कार्यक्रम है, और आप लोग कार्यक्रमों को पसंद करते हैं, इसलिए हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी को। हमारी तरफ से सभी श्रोतागण का, अनुगूंज का और निवेदिता जी का धन्यवाद। सभी का बहुत धन्यवाद।